तो अपने इंडिया में ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो वैश्विक लेवल पे टिक सके, और हमारा ही डायमंड वो लोग लेके अपना ब्रांड बना के वो कमा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो वाई नॉट अपना यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे ज्वेलर्स है, लेकिन ये एक्सपोर्ट होने का जो रीज़न है वो मेन रीज़न यही है कि अपनी यहाँ ब्रांड नहीं है। तो एक ब्रांड की तरफ भी ये होना चाहिए, तो ब्रांड के हिसाब से गवर्नमेंट को भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। हम पहुँचे हैं गुजरात के शहर सूरत। सूरत को की पहचान दो चीज़ों से होती है, एक यहाँ का टेक्सटाइल बिजनेस और दूसरा है डायमंड। इस डायमंड के चलते सूरत शहर को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। और हम आए हैं यहाँ पे डायमंड के कारोबारी हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जो हीरा हाथों की चमक बढ़ाता है वो कैसे आपके हाथों तक पहुँचता है, कैसे खान से निकलता है और कैसे प्रोसेस होता है। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है नीलेश बुड़की, मैं डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो बताइए कैसे डायमंड आप तक आता है और कहाँ से आता है और कैसे प्रोसेस होता है? हमारी डायमंड इंडस्ट्री में जो माइंस रहती है, जैसे बोला जाए तो रशिया है, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री में माइंस है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, वहाँ से सब रफ मिलजुल के सब ट्रेडर लोग बेल्जियम में भी लाते हैं, दुबई में भी लाते हैं। वहाँ से सब हमारा यहाँ से जो भी मैन्युफैक्चर है वो वहाँ पे बाई करके इंडिया में इंपोर्ट होके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाते हैं। उसके बाद जो सूरत है, सूरत में बहुत सारे मैन्युफैक्चर है, उसमें स्मॉल इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री के स्केल के भी डायमंड रहते हैं। तो स्मॉल डायमंड है, वहाँ पे गांव में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग होता है, बाद में वो सब मैन्युफैक्चरिंग होता है। और देखा जाए तो पूरे गुजरात में जो वर्ल्ड वाइड जो भी रफ डायमंड है उसमें 11 में से 9 डायमंड है वो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और यहाँ पे जो वर्कर लोग हैं उन लोग को भी अच्छी रोजी रोटी मिल लेती है ये डायमंड इंडस्ट्री में। बाद में वो सब अपना मैन्युफैक्चरिंग होके हमारा इंडिया में अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग सिटी है वहाँ पे वैल्यू एडिशन होके माल कोरियर थ्रू जाता है। और उसके बाद वो उसमें ज्वेलरी में भी स्टड होके एक्सपोर्ट हो जाता है, और वैसे भी कोई ज्वेलर्स है आउट ऑफ इंडिया वहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो आंकड़े के हिसाब से 96% अपना जो रॉ मटेरियल आता है उसमें जो ये जॉब वर्क है वो सब ऐड होके 96% का एक्सपोर्ट हो जाता है डायमंड का। उसके बाद वो जो ट्रेडर लोग हैं जो भी डायमंड परचेस करते हैं वो अपनी ज्वेलरी में ऐड करके जो B2C कस्टमर है उनको सेल कर देते हैं। कितनी लगभग यूनिट्स होंगी सूरत में डायमंड का जो कारोबार करते हैं? देखा जाए तो सूरत में बहुत सारे यूनिट है, क्योंकि वो गिनना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उसमें फैमिली में 2 लोग होते हैं, वो भी अपनी खुद की घंटी लेके थोड़ा छोटा मोटा कारोबार करते हैं। तो कारीगर की संख्या देखा जाए तो सूरत में 7 से 8 लाख वर्कर लोग रहते हैं ये इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोग को रोजी रोटी देती है। अच्छा, तो अभी बीते जो दौरान है उन दौरान अगर हम देखें तो डायमंड का कारोबार बढ़ा है या कुछ घटा है? या कोविड के टाइम हम लोग को थोड़ा टेंशन हो गया था कि कोविड के बाद क्या होगा, क्योंकि ये लग्जरियस आइटम है। तो लग्जरियस आइटम होने के हिसाब से सब लोग पहले अपना खाना, रोटी, कपड़ा, मकान का सोचते हैं, उसके बाद ये आइटम आती है। लेकिन कोविड के बाद थोड़ा उल्टा हुआ, क्योंकि उल्टा होने का मेन रीज़न था अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे सब लॉकडाउन था, खाना पीना हरना पीना बंद होता था, तो सबका सेविंग हुआ और वहाँ की गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन में पैसे बांटे। तो उस हिसाब से सब लोग ने अपना मन एक ज्वेलरी इंडस्ट्री पे डाइवर्ट किया। तो कोविड के बाद से अभी तक डायमंड इंडस्ट्री में एकदम बूस्टर डोज आया है और एकदम तेज़ी आ रही है। लेकिन थोड़ा रशिया और यूक्रेन की वॉर के हिसाब से डायमंड में थोड़ा गिरावट आई है, लेकिन अभी नॉर्मल तरीके से तो जो पहले चल रहा था कोविड के पहले वैसा तो अभी डायमंड इंडस्ट्री में बूस्टर है ही। अच्छा, जो डायमंड होता है तो इंडिया में इसकी कितनी लगभग, जो आपने बताया कि 96% जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, तो क्या इंडिया में लोग डायमंड कम पहनते हैं या कम? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इंडिया में डायमंड कम पहनते हैं, लेकिन इंडिया में जो मोदी साहब अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उनका विजन है कि आप लोग है जो डायमंड है, लूज डायमंड, उसको एक ब्रांड के रूप के लाइए। तो ज्वेलरी यूनिट को आप एक वैश्विक लेवल पे लाइए। तो हम लोग में क्या रहता है कि जो लूज डायमंड है वो लूज डायमंड परचेस करके बाकी की कंट्री है वो अपनी ब्रांड बनाती है। तो अपने इंडिया में ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो वैश्विक लेवल पे टिक सके, और हमारा ही डायमंड वो लोग लेके अपना ब्रांड बना के वो कमा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। तो वाई नॉट अपना यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे ज्वेलर्स है, ऐसा नहीं है कि सबकी शादी में सब लेडीज लोग सब ज्वेलरी पहनते ही है,
लेकिन ये एक्सपोर्ट होने का जो रीज़न है वो मेन रीज़न यही है कि अपनी यहाँ ब्रांड नहीं है। तो एक ब्रांड की तरफ भी ये होना चाहिए। तो ब्रांड के हिसाब से गवर्नमेंट को भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, सब हेल्प हो रही है। लेकिन इसमें भी थोड़ा मेरे ख्याल से ऐसा भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा ज़्यादा गोल लगा के, जो स्कूल में हम ड्राइंग का वो सब क्लास रखते हैं तो हिसाब से इसमें भी ऐसे क्लास होना चाहिए। तो लेडीज़ लोग का लगाव रहता है ज्वेलरी पे, और लोग का माइंड भी इतना क्रिएटिव रहता है, तो वो अपनी नई नई डिज़ाइन उसमें डेवलप होगी। वो डेवलप होगी, वो कंप्यूटर में अगर कैड में डिज़ाइन बनाएगी लेडीज़ लोग, तो उनको भी एक रोजी रोटी जनरेट होगी। और अपनी इंडस्ट्री जो अपना 5 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य है, और हम लोग को जो जेमिन ज्वेलरी में 54 बिलियन डॉलर का जो लक्ष्य दिया है, वो भी हासिल टूंक समय में हम कर सकेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। अच्छा, आपने अभी बात हो रही थी तो आपने बताया कि एक डायमंड जब आता है उसको पूरा प्रोसेस होने में, जो रियल डायमंड होता है उसको प्रोसेस होने में लगभग 45 दिन का समय लगता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, तो इस दौरान कैसे डायमंड का जो डेज होते हैं, कब कब कितना कितना समय लेता है काम? सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है, वहाँ से इंपोर्ट होके यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस, वो सब मिलके 2-3 दिन उसमें लग जाते हैं। उसके बाद उसका जो ग्रेडिंग है, उसका जो तोड़फोड़ है, क्लीविंग है, शॉइंग है, वो सब में 5-7 दिन लग जाते हैं। उसके बाद उसका घिसाई करने में जो स्मॉल साइज़ रहती है, अगर वो मेकेबल रहा तो उसमें 10-15 दिन लग जाते हैं। अगर वो किलवास के तौर पे है तो कितनी बार उसको तोड़फोड़ करने का, वो सब के क्राइटेरिया देख के वो एवरेज 30 से 45 डेज प्रोसेस करने में लग जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या, एक डायमंड 5 कारीगर लोग के अलग अलग के हाथ में घूमता है। वो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से घूमने के कारण अगर कहीं पे भी कोई कारीगर की रुकावट आ गई तो वो एक पाइपलाइन की तरह ही चलता है। जैसे पाइपलाइन में एकदम कांस्टेंट फ्लो चलता है, वैसे ही वो हमारा डायमंड इंडस्ट्री में भी डायमंड एकदम फ्लो में ही चलता है। इंडिया में जैसे पन्ना का एक नाम है कि पन्ना में डायमंड मिलता है, और पन्ना से एक सोच रहती है लोगों की। तो अभी आपने लेकिन बताया कि डायमंड जो है वो सारा इंपोर्ट होता है। तो ये पन्ना की ऐसी स्थिति क्या अभी से है या पहले से है, सिर्फ नाम में ही है पन्ना? पन्ना में बहुत बार ऐसा सुनने में आया है कि रॉ मटेरियल वहाँ से आया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि ये पन्ना का रॉ मटेरियल से बनाया हुआ पॉलिश है। तो मेरे ख्याल से पन्ना से जो माइंस है उसमें से 0.01% रफ निकलती होगी, उतना कुछ है वहाँ पे नहीं है। जो माइंस अंदर जो रफ रॉ मटेरियल है उतना मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं होगा। जो दूसरी कंट्री में माइंस जो स्टॉक में रहता है वैसा पन्ना में नहीं है। जी, तो हमारे साथ थे डायमंड कारोबारी, जिनसे हमने समझा कि कैसे डायमंड हमारी उंगलियों तक पहुंचता है। और एनबीटी ऑनलाइन के साथ बने रहिए। मैं शशि पांडे।